हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राइट, आज का हमारा एजेंडा है एग्जाम्पल नंबर 18, जो मैंने आपको कल कहा था कि आप पूरा का पूरा ट्राई करो, वो भी करना है। एंड अगर ये जल्दी हो गया तो हम क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि इसके अगले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर क्वेश्चन नंबर 18। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। राइट, फिर हम एडजस्टमेंट्स को टिक मार्क करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व करो अगर आपने सॉल्व नहीं किया होगा तो। राइट, होमवर्क मैंने ये कल कहा था तो आपका सॉल्व होना ही चाहिए। राइट, मैं होमवर्क चेक नहीं कर सकता हूँ, बट इट इज़ योर ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड। आपको बहुत ज़्यादा या बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप एनपीसी की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स बढ़ने वाला है। राइट, अगेन इट इज़ नॉट अ ऑप्शनल टॉपिक, इट इज़ कंपल्सरी टॉपिक। तो ये आपको पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करना ही है। मतलब एग्जाम में इसके ऑप्शन में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन कंप्लीट क्वेश्चन। राइट, चलो तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 या एग्जांपल नंबर 18 क्या कहा उन्होंने फर्स्ट लाइन पर? फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ भाऊराव पाटिल Polytechnic College, Nagpur for the year ended 31st March 2019 and additional information prepare income and expenditure account, right, for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। तो हमें फिर से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। राइट, तो सबने इस तरह फॉर्मेट बनाया होगा। ऊपर इन द बुक्स ऑफ फिर से भाऊराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019। तो सबने फॉर्मेट रेडी किया हुआ होगा। राइट, फटाफट आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन में आ जाओ। राइट, अब क्वेश्चन में सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। राइट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी उन्होंने क्या दिया आपको? पहला पार्ट टेबल दिया है, तो मैं उस टेबल से शुरुआत कर रहा हूं। तो टेबल में यहां पर लेके आ रहा हूं। तो टेबल में आपको 3 कॉलम्स दिए हैं, पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 18 एंड 31 मार्च 19। राइट, यानी कि साल की शुरुआत वाले आइटम से एंड साल के एंड वाले आइटम है। राइट, तो मैं एक एक करके पढ़ता हूं, उसे क्रॉस मैच करता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ, देखते हैं कि कहां पर एडजस्टमेंट बनती है। तो पर्टिकुलर्स में पहला आइटम उन्होंने दिया है बुक्स। तो बुक्स इज अगेन हमारी एसेट है, कॉलेज हो लाइब्रेरी हो, बुक्स इज आर एसेट। तो मेरे पास पिछले साल बुक्स थे 9 लाख। राइट, एंड अगर मैं इस साल देखूंगा तो मेरे पास बुक है 8,88,000, यानी कि साल की शुरुआत में 9 लाख थे, साल के एंड में 8,88,000 हुए। मतलब बुक्स बढ़े या कम हुए? कम हो रहे। तो इफ बुक्स आर डिक्रीजिंग नथिंग बट देयर इज अ डेप्रिसिएशन। तो मैं पिछले साल के बुक्स पे पहले तो क्या करूंगा? एक टिक मार्क करूंगा फॉर द डेप्रिसिएशन। दिख रहा है, विजिबल है। 9 लाख के बुक्स 8,88,000 हुए। कैसे क्या कम हुए? तो नथिंग बट मैंने इस साल बुक्स को डेप्रिसिएट किया। तो डेप्रिसिएशन के लिए मैं पिछले साल के बुक्स में टिक मार्क करूंगा। राइट, अगेन मैं बुक्स इज एसेट, तो मैं रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्रॉस चेक करूंगा कि क्या मैंने कोई बुक्स बेचे या फिर खरीदे हैं क्या। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में अगर आप देखोगे तो रिसिप्ट्स में तो कोई एंट्री नहीं दिख रही है टू बुक्स, बट अगर मैं पेमेंट्स में देखूंगा तो मुझे ऊपर से तीसरा आइटम दिख रहा है बाय बुक्स 88,000। इसका सिंपल मतलब है मैंने इस साल 88,000 के बुक्स खरीदे, तो मैं पिछले साल के बुक्स पे और एक टिक मार्क करूंगा। मतलब बुक्स पे देर आर 2 एडजस्टमेंट, एक डेप्रिसिएशन हो रहा है, डायरेक्टली नहीं बताया, इनडायरेक्टली है डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा मैंने बुक्स परचेस किए, तो मैं पिछले साल के बुक्स पे 2 टिक मार्क कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? फिर से नेक्स्ट, बुक्स के बाद पिछले साल था फर्नीचर, कितना था? 3,26,000। अगर आप देखोगे तो 31 मार्च को 3,26,000 साल के शुरुआत वाला है, साल के एंड में इट बिकेम 3 लाख। तो 326 का फर्नीचर 3 लाख कैसे हुआ? तो फर्नीचर इज रिड्यूसिंग, फर्नीचर इज फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स घट रहा है, यानी कि नथिंग बट देयर इज अ डेप्रिसिएशन। तो अगेन देयर इज इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिसिएशन। तो फिर से मैं क्या करूंगा? फर्नीचर पिछले साल के जो 3,26,000 है उस पर टिक मार्क कर रहा हूं। फिर से क्रॉस चेक करो रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि क्या कोई फर्नीचर खरीदा या फिर बेचा है। तो रिसिप्ट्स में अगर मैं देख रहा हूं तो 2 फर्नीचर सोल्ड की कहीं पर एंट्री नहीं दिख रही है। पेमेंट में कहीं पर दिख रहा है क्या फर्नीचर परचेस? तो यस, मुझे पेमेंट में बुक्स के नीचे दिख रहा है बाय फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019 78,000। तो कितने का फर्नीचर मैंने इस साल खरीदा? 78,000। तो मतलब फर्नीचर पर, पिछले साल के फर्नीचर पे मुझे और एक टिक मार्क करना पड़ेगा कि ये नया फर्नीचर मुझे पुराने फर्नीचर में यानी कि पिछले साल के फर्नीचर में ऐड करना पड़ेगा। तो जो मेरा पिछले साल का फर्नीचर है 326, उस पर मैं और एक टिक मार्क दे रहा हूं, मतलब फर्नीचर पे 2 टिक मार्क हो गए। इज इट क्लियर? फर्नीचर के बाद अगला आइटम दिया है बिल्डिंग फंड। तो पिछले साल मेरे पास बिल्डिंग फंड था 8,27,000। इस साल कितना है? तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क कहा है, मतलब आपको ढूंढना है। राइट, तो वो क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो एंड में ऑटोमेटिकली आंसर में हमें मिल जाएगा कैपिटल फंड, तो उसके लिए अभी सोचने की जरूरत नहीं है। बट मैं क्रॉस चेक करूंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में इस साल क्या मुझे कोई बिल्डिंग फंड के लिए एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं। तो रिसिप्ट में कहीं पर कह रहे हैं क्या टू बिल्डिंग फंड? नहीं। पेमेंट में जनरली नहीं होगा क्योंकि बिल्डिंग फंड के लिए हमें पैसे मिलेंगे। तो रिसिप्ट्स में कहीं पर दिख रहा है क्या टू बिल्डिंग फंड? आंसर इज नो।
तो बिल्डिंग फंड को छोड़ो, अगला आइटम क्या दिया है पिछले साल, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड के लिए हम कहीं पर टिक मार्क करते हैं क्या, आंसर इज नो। तो उसे हम बाद में जब हम बैलेंस शीट या जब हम सम सॉल्व करेंगे तो कैपिटल फंड को उठा के इस साल के बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो उसके लिए भी कहीं पर टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये टेबल सबको समझ में आया। टेबल में आपको पर्टिकुलर्स में बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग फंड, कैपिटल दिया था, राइट। इस साल की वैल्यूज थी और पिछले साल की वैल्यूज थी, राइट। तो मैंने टिक मार्क किया, बुक्स पे 2 टिक मार्क किए, फर्नीचर पे 2 टिक मार्क किए, राइट। बिल्डिंग फंड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखी, कैपिटल फंड पे अभी तक तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखी। तो हम आगे बढ़ते हैं। टेबल के बाद आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 दी है, उसे पढ़ते हैं। तो एडजस्टमेंट 2 में वो क्या कह रहे हैं, 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। ध्यान से सुनो, 60% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो डोनेशंस कहाँ पर है, तो सबको रिसिप्ट्स में डोनेशन दिख रहा है क्या, तो उस पर टिक मार्क करो। तो ये जो डोनेशन है 7 लाख, इसमें से 60% बिल्डिंग फंड के लिए मिले हैं। मतलब जब मैं सम सॉल्व करूंगा तो इस 7 लाख में से 60% माइनस करूंगा एंड बिल्डिंग फंड में ऐड करूंगा। तो वेयर इज माई बिल्डिंग फंड, तो मेरे पास पिछले साल बिल्डिंग फंड था, कहाँ पर है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में है। तो मैं बिल्डिंग फंड 8,27,000 पर एक टिक मार्क दूंगा फॉर दिस एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट 2 के लिए मैं एक डोनेशन पे टिक मार्क दे रहा हूं और एक बिल्डिंग फंड जो पिछले साल है उस पर टिक मार्क दे रहा हूं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, उसी एडजस्टमेंट में आगे क्या कहा है कि द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। मतलब क्या कि जो बिल्डिंग फंड 60% है उसे माइनस करने के बाद जो बचेगा वो रेवेन्यू इनकम है। तो उसके लिए कहीं पर भी कोई टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वही होगा। जब हम डोनेशन से 60% माइनस करेंगे तो बचा हुआ हम इनकम में बाहर ही लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू बन जाएगा। तो उसके लिए हमें अलग से कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बस इसका मतलब एक टिक मार्क डोनेशन पर, एक बिल्डिंग फंड पर। आगे बढ़ो। थर्ड एंड लास्ट एडजस्टमेंट कह रहे हैं वो आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी रुपीज 70,000। तो ऑफिस स्टाफ की सैलरी 70,000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग। तो वेयर इज ऑफिस स्टाफ सैलरी, तो पेमेंट में सबको दिख रहा है क्या, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, उसके नीचे सैलरी टू ऑफिस स्टाफ 8,55,000 वाली दिख रही है ऑफिस स्टाफ की सैलरी। तो उस ऑफिस स्टाफ की सैलरी पे पुट अ टिक मार्क, राइट। तो यहाँ पर हमारा लास्ट थर्ड एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हुआ, मीन्स वी हैव डन विथ रीडिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंड द क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। अगेन जब हम पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, अब हमारे पास पिछले साल की बैलेंस शीट नहीं है, बट पिछले साल हमारे पास क्या क्या था वो हमें इस टेबल में दिया है। तो इस टेबल में से एक एक आइटम में उठाऊंगा एंड हमारे फॉर्मेट में पोस्ट करूंगा, बट ओनली ऑफ लास्ट ईयर, नॉट ऑफ दिस ईयर। इस साल के आइटम्स को मैं ढक रहा हूं, उसे हम एंड में एज एडजस्टमेंट के तौर पे लेंगे। मैं सिर्फ इंटरेस्टेड हूं लास्ट ईयर मेरे पास क्या क्या था। लाइक फॉर एग्जांपल बुक्स मेरे पास लास्ट थी 9 लाख, तो बुक्स इज माय एसेट्स में उसको उठाऊंगा, इस साल के एसेट्स में लिखूंगा इनर कॉलम में 9 लाख, लेकिन उस पर 2 टिक मार्क है। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए 3 लाइनें छोड़ के लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो बुक्स चले गए एसेट्स में। बुक्स के बाद अगला आइटम है फर्नीचर। तो फर्नीचर इज अगेन आर फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं पिछले साल के एसेट्स से फर्नीचर उठाऊंगा, इस साल के एसेट्स में लिखूंगा फर्नीचर, इनर कॉलम 3,26,000, लीव 3 लाइन, पुट अ एरो। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड इज लायबिलिटी फंड, रिजर्व फंड, बिल्डिंग फंड, जनरल रिजर्व, फंड्स आर ऑलवेज लायबिलिटी। तो मैं बिल्डिंग फंड को उठाऊंगा, लायबिलिटी में कुछ लाइनें छोड़ के लायबिलिटी में लिख रहा हूँ बिल्डिंग फंड, इनर कॉलम में 8,27,000, लीव 1 लाइन, पुट अ एरो। तो बिल्डिंग फंड हो गया सबका। एंड लास्ट आइटम इस टेबल में कह रहे हैं कैपिटल फंड 6,11,000। अगेन मैं सिर्फ पिछले साल के अमाउंट्स को लिख रहा हूँ, इस साल के अमाउंट्स को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ। तो कैपिटल फंड 6,11,000 था पिछले साल, तो कैपिटल फंड उठाओ एंड इस साल की लायबिलिटी में लिखो इनर कॉलम में 6,11,000। तो कैपिटल फंड तक सबने पोस्ट किया, राइट। अब हम चलते हैं ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स पर। एक एक करके हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के आइटम्स को पोस्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद दी रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट के एक आइटम पढ़ता हूँ, उसे पोस्ट करता हूँ, राइट। तो रिसिप्ट का पहला आइटम है बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश एंड बैंक। तो हमेशा बैलेंस ब्रॉट डाउन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो इस बार भी मैं उसे इग्नोर कर रहा हूँ, राइट। एंड आगे बढ़ रहा हूँ। अगला आइटम है इंटरेस्ट। कौन सी तरफ है इंटरेस्ट, रिसिप्ट, मतलब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दिस इज नथिंग बट यूर इनकम। तो मैं उस इनकम में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट 60,000। इज इट क्लियर? इंटरेस्ट के बाद अगला आइटम है डोनेशन। डोनेशन भी मिल रहा है तो अगेन मेरे लिए इनकम है, तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय डोनेशन, इनर कॉलम में 7 लाख, राइट, लीव 1 लाइन, पुट एरो। डोनेशन के बाद ट्यूशन फीस मिल रही है तो फिर से इनकम है, उठाओ, इनकम में लिखो बाय ट्यूशन फीस 15 लाख। ट्यूशन फीस के बाद एडमिशन फीस, फिर से एडमिशन फीस रिसिप्ट से पैसा आ रहा है तो अगेन ये भी मेरे लिए इनकम है, तो मैं इसको उठाऊंगा, इनकम में लिखूंगा बाय एडमिशन फीस 65,000, इनर कॉलम नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम, कोई टिक मार्क नहीं है। एडमिशन फीस के बाद अगला आइटम है
टर्म फीस, तो टर्म फीस भी मुझे मिल रहा है, इनकम है तो मैं उसको उठाऊंगा, इनकम में लिखूंगा बाय टर्म फीस 4 लाख डायरेक्टली आउटर कॉलम। टर्म फीस के बाद ड्रामा रिसिप्ट्स, फिर से ड्रामा रिसिप्ट्स मिल रहे हैं तो मैं इनकम में लिखूंगा बाय ड्रामा रिसिप्ट्स 1 लाख। ड्रामा रिसिप्ट्स के बाद है रेंट फॉर यूजिंग या रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। आपका कोई हॉल है, आपने वो किसी को रेंट पे दिया और उसका आपको रेंट मिल रहा है, इट इज ऑन द रिसिप्ट साइड, तो आपको रेंट मिल रहा है तो मैं उसे इनकम में लिखूंगा बाय रेंट फॉर यूज ऑफ हॉल या बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल 6000 टू द आउटर कॉलम। अब लास्ट आइटम ऑन द रिसिप्ट साइड दिया है लीगेसीज, ब्रैकेट में उन्होंने कहा है कैपिटल, कैपिटल नथिंग बट वी हैव टू कैपिटलाइज द लीगेसीज, तो मैं लीगेसीज को उठाऊंगा एंड हमारे कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल फंड इन कॉलम में था 6,11,000, उसमें मैं लिखूंगा प्लस लीगेसीज 60,000, तो नीचे टोटल बचेगा 6,71,000, राइट। तो सबका टोटल नीचे बच रहा है 6,71,000 लीगेसीज ऐड करने के बाद। तो हमारी रिसिप्ट साइड कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं ऑन द पेमेंट साइड। तो पेमेंट में पहला आइटम आपको दिख रहा है बाय सैलरी टू टीचिंग स्टाफ। टीचिंग स्टाफ को मैं सैलरी पे कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए खर्चा है, तो मैं इसको उठाऊंगा एंड खर्चे में लिखूंगा टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ डायरेक्टली आउटर कॉलम 15 लाख। उसी के नीचे आपको दिया है सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, मैं ऑफिस स्टाफ को सैलरी दे रहा हूँ, है कि नहीं, ये कॉलेज है तो इसके सैलरी टीचिंग स्टाफ भी है, इनका ऑफिस स्टाफ भी है, तो ऑफिस स्टाफ का खर्चा है, ऑफिस स्टाफ को मैं जो सैलरी दे रहा हूँ ये भी मेरे लिए खर्चा है, तो मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, इनर कॉलम में 8,55,000, लीव 1 लाइन पुट एरो। सैलरी टू ऑफिस स्टाफ के बाद अगला आइटम है प्रिंटिंग स्टेशनरी, फिर से खर्चा उठाओ, खर्चे में लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज 27,000 आउटर कॉलम में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद अगला आइटम है बुक्स, बुक्स इज आर एसेट्स, तो बुक्स का मतलब है इस साल मैंने 88,000 की बुक्स खरीदी तो मैं उसको उठाऊंगा और इस साल के एसेट्स में बुक्स में ऐड करूंगा 88,000, राइट। तो मेरे पास पहले के बुक्स कितने थे, तो मेरे पास ऑलरेडी 9 लाख रुपीस के बुक्स थे प्लस परचेस 88,000, तो टोटल बुक्स मेरे नीचे बचेंगे 9,88,000, राइट। बुक्स के बाद अगला आइटम है बाय फर्नीचर 78,000, मतलब मैंने इस साल नया फर्नीचर खरीदा तो फिर से मैं वही करूंगा, पुराना फर्नीचर या ये जो नया फर्नीचर इसको उठाऊंगा एंड पुराना फर्नीचर जो मेरे पास एसेट्स में है उसमें ऐड कर दूंगा। तो ऑलरेडी मेरे पास फर्नीचर है कितना 3,26,000, उसमें लिखो प्लस परचेस 78,000, दोनों का टोटल नीचे 4,04,000, राइट। इनर कॉलम में लिखो क्योंकि उस पर और एक एडजस्टमेंट बाकी है, राइट। तो बुक्स की भी टोटल मैंने इनर कॉलम में लिखी 9,88,000, फर्नीचर की भी टोटल मैंने इनर कॉलम में लिखी 4,04,000, राइट। तो बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद अगला आइटम आपको दिया है ड्रामा एक्सपेंसेस, तो नाम में ड्रामा के खर्चे, राइट। आपने कुछ एज ए स्कूल है या कॉलेज है तो आपने कुछ ड्रामा रखे होंगे या ड्रामा ऑर्गेनाइज किए होंगे, तो उस ड्रामा ऑर्गेनाइज के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ा, तो इट इज़ नथिंग बट एक्सपेंस, तो मैं एक्सपेंसेस में लिखूंगा टू ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000। इज इट क्लियर। ड्रामा एक्सपेंसेस के बाद अगला आइटम पोस्टेज, सिंपल खर्चा उठाओ, खर्चे में लिखो टू पोस्टेज 7,000। पोस्टेज के बाद टेलीफोन चार्जेस, अगेन खर्चा है, टेलीफोन के लिए आप चार्जेस पे कर रहे हो, खर्चा है, तो खर्चे में लिखो टू टेलीफोन चार्जेस 6,000। टेलीफोन चार्जेस के बाद इलेक्ट्रिसिटी, फिर से हमारे लिए खर्चा है तो खर्चे में लिखो टू इलेक्ट्रिसिटी 61,000। इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैगजीन एंड न्यूज़पेपर या मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, फिर से आप मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर खरीद रहे हो तो ये आपको बार बार पैसे देने पड़ेंगे, तो ये भी मैं उठाऊंगा एंड खर्चे में लिखूंगा टू मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर 6,500। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट आइटम ऑन द पेमेंट साइड इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि साल के एंड में आपके पास 62,000 रुपीज़ कैश एंड 3,23,000 बैंक में बचे थे, तो जो बैलेंस कैरिड डाउन के कैश एंड बैंक है उसको उठाऊंगा एंड मैं इस साल के एसेट्स में लिखूंगा एज कैश 62,000 एंड बैंक 3,23,000। इज इट क्लियर। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमने पेमेंट साइड के भी सारे आइटम्स पोस्ट कर लिए। तो मैंने पहले क्या किया, रिसिप्ट साइड पोस्ट किया, फिर पेमेंट साइड पोस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से जो नीचे दी हुई एडजस्टमेंट से उन्हें सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट में पहले तो हमें ये टेबल दिया हुआ है, राइट, तो इस टेबल को मैं कंसिडर करूंगा। जब मैंने सम की शुरुआत की थी या जब मैंने सम सॉल्व करने की शुरुआत की थी तभी भी मैंने ये टेबल के साथ शुरुआत की थी, बट मैंने तब क्या किया था, तब मैंने सिर्फ पिछले साल के अमाउंट्स को कंसिडर किया था, राइट। मैंने इस साल के अमाउंट को कंसिडर नहीं किया था। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पिछले साल के अमाउंट्स को ढक दूंगा एंड ओनली इंटरेस्टेड इन करंट ईयर अमाउंट, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास बुक इस साल के एंड में कितने बच रहे हैं, 8,88,000, सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन बुक्स की इस साल के एंड वाली वैल्यू, राइट। तो कैसे करना है, तो लेट्स सी इट।
तो देखते हैं कैसे करना है। तो बुक्स की इस साल के एंड में वैल्यू कितनी दिख रही है, 8,88,000। अगर आप एसेट्स में आओगे तो एसेट्स में भी देयर आर बुक्स, तो एसेट्स में हमारे पास ऑलरेडी बुक्स कितने रुपए के हैं, 9,88,000। 9 लाख के पहले थे, 88 के हमने इस साल खरीदे, तो टोटल बुक्स मुझे दिख रहे हैं 9,88,000। एंड अगेन मैं एडजस्टमेंट वाले टेबल में देखूंगा तो वहां पर बुक्स के इस साल के एंड की वैल्यू दिखा रहे हैं 8,88,000। मुझे इस साल के बैलेंस शीट में बुक्स दिख रहे हैं 9,88,000, बट मैं एडजस्टमेंट में चेक करूंगा तो वो दिख रहे हैं मुझे 8,88,000। सो व्हाट डज दिस मीन? तो इसका सिंपल मतलब है मेरे पास टोटल बुक्स साल में 9,88,000 के थे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 988 में से केवल 8,88,000 के ही बाहर बचे। मतलब जो 1 लाख का डिफरेंस मुझे दिख रहा है, 988 यहां पर है एंड एडजस्टमेंट में 888 है, तो जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस मुझे दिख रहा है दैट इज नथिंग बट माई डिप्रिसिएशन। कैसे? तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, देखो, तो मैं पहले जो 8,88,000 मुझे दिख रहा है 31 मार्च 2019 की वैल्यू, तो उस वैल्यू को मैं उठाऊंगा एंड इस साल के बैलेंस शीट में आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली टू द आउटर कॉलम। तो 8,88,000 को मैंने डायरेक्टली बाहर लिखा क्योंकि इस साल के बैलेंस शीट में बुक्स की वैल्यू शुड रिमेन एज 8,88,000। बट मैं अगर अंदर देखूंगा तो 9,88,000 है, तो 9,88,000 के बुक्स बाहर अब बच गए 8,88,000। तो 988 एंड 1,88,000 का डिफरेंस इज एग्जैक्टली 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज के बुक्स कहां गए? दिखते वक्त मुझे दिख रहे हैं 9,88,000, बट वो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं 988 नहीं है, 888 है। तो 1 लाख रुपए के बुक्स इज नथिंग बट माई डेप्रिसिएशन। 1 लाख रुपए का डिफरेंस इज नथिंग बट माई डेप्रिसिएशन, यानी कि बुक्स पर मुझे 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन देना है। तो मैं लिखते लिखूंगा जो डिफरेंस है 1 लाख, 9,88,000 एंड 8,88,000 का डिफरेंस 1 लाख मैंने इन कॉलम में लिखा एंड उस 1 लाख को मैं कह रहा हूं माइनस डेप्रिसिएशन। क्या कह रहा हूं मैं उसे? माइनस डेप्रिसिएशन, नथिंग बट यहां पर आपको डेप्रिसिएशन की वैल्यू इनडायरेक्टली दी है। आपको वो कह रहे हैं कि 8,88,000 के बुक्स बचे जो कि बाहर की वैल्यू, तो मैंने 8,88,000 बाहर लिखा, राइट। अंदर की वैल्यू 9,88,000, बाहर की वैल्यू 8,88,000, तो दोनों का डिफरेंस मुझे मिला 1 लाख। तो 1 लाख इज नथिंग बट माई डेप्रिसिएशन। तो मैंने उसे कहा माइनस डेप्रिसिएशन 1 लाख, ऑटोमेटिकली 888 बाहर बचे। तो 888 हमने ऑलरेडी लिखे थे, जो डिफरेंस था 1 लाख, दैट इज माई डेप्रिसिएशन। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमें बुक्स का डेप्रिसिएशन मिल गया। अब डेप्रिसिएशन का हमें सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा, लेकिन उसका सेकंड इफेक्ट देने से पहले मैं उसी टेबल में बुक्स के नीचे फर्नीचर भी कह रहे हैं, तो फर्नीचर की अगर इस साल के एंड वाली वैल्यू देखोगे तो 3 लाख है। एंड मैं अगर एसेट्स में फर्नीचर देखूंगा तो एसेट्स में फर्नीचर इज 4,04,000। सबको दिख रहा है कि एसेट्स में 4,04,000। एडजस्टमेंट में मुझे दिख रहा है कि इस साल के एंड में 3 लाख का फर्नीचर बच रहा है, बट जब मैं बैलेंस शीट में दिख रहा हूं तो बैलेंस शीट में मुझे 4,04,000 का फर्नीचर दिख रहा है। तो फिर से यहां पर आपको इनडायरेक्टली फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिया, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जो 3 लाख मुझे एडजस्टमेंट में दिख रहा है मैं उसे उठाऊंगा, इस साल के बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में लिखूंगा 3 लाख, मतलब 4,04,000 अंदर है फर्नीचर, 3 लाख बाहर है। तो जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? 4,04,000 एंड 3 लाख का डिफरेंस इज 1,04,000। तो जो डिफरेंस है 1,04,000 दैट इज नथिंग बट माई डेप्रिसिएशन। तो मैं लिखते हुए लिखूंगा माइनस डेप्रिसिएशन 1,04,000, दोनों का डिफरेंस। अंदर वाले 4,04,000, बाहर मैंने 3 लाख पिछले साल से उठा के, सॉरी एडजस्टमेंट्स में से उठा के लिखे, राइट। तो एडजस्टमेंट वाले 3 लाख और अंदर मेरे पास ऑलरेडी 4,04,000 थे, तो दोनों का डिफरेंस इज 1,04,000 माई डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। तो माइनस डेप्रिसिएशन 1,04,000। अब मुझे फर्नीचर के डेप्रिसिएशन का एंड साथ ही साथ बुक्स के डेप्रिसिएशन का देना पड़ेगा सेकंड इफेक्ट। तो वेयर इज माई सेकंड इफेक्ट? डेप्रिसिएशन का हम सेकंड इफेक्ट कहां देते हैं? तो डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट हम देते हैं एक्सपेंडिचर में। तो मैं एक्सपेंडिचर साइड में लिखूंगा टू डेप्रिसिएशन, उसे अंडरलाइन करके बुक्स का 1 लाख, उसके नीचे फर्नीचर का 1,04,000, दोनों मिला के डेप्रिसिएशन की टोटल बाहर आ जाएगी 2,04,000। इसे फिर से एक बार रिपीट करो एज अ होमवर्क, राइट। तो यहां पर डेप्रिसिएशन हो गया, मैंने एडजस्टमेंट में दिए हुए टेबल में से फर्नीचर एंड बुक्स को कंसीडर किया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर के बाद उसी टेबल में अगला आइटम है बिल्डिंग फंड, लेकिन उसकी इस साल की अमाउंट इज क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें फाइंड आउट नहीं करना है, या क्वेश्चन के एंड में ऑटोमेटिकली वो हमें मिल जाएगी, तो उसके लिए कोई हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है, तो उसे इग्नोर करो, आगे बढ़ो। उसी टेबल में लास्ट आइटम आपको दिया है कैपिटल फंड। फिर से कैपिटल फंड की इस साल के एंड वाली वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क, मतलब वही कि आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन के एंड में कैपिटल फंड की वैल्यू मिल जाएगी, तो अगेन आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स या कुछ एडजस्टमेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे तो बुक्स एंड फर्नीचर की आपको इस साल की बाहर वाली अमाउंट दी थी, तो वो मैंने कॉपी की, उसकी वजह से मुझे डेप्रिसिएशन मिला है, उस डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट मैंने एक्सपेंडिचर में दे दिया, राइट। तो यहां पर मैंने टेबल कंसीडर कर लिया, राइट।
उस टेबल में से अभी मैंने क्या किया, जो साल के एंड वाली वैल्यूज है बस मैं उन्हीं को कंसिडर कर रहा था। साल के शुरुआत वाली वैल्यूज ऑलरेडी हमने सम की शुरुआत में ही कंसिडर करके सॉल्व कर ली, तो मैं उनको हाथ नहीं लगा रहा हूँ, राइट। मैंने उनको ढक दिया, मैंने सिर्फ साल के एंड वाले वैल्यूज को कंसिडर किया, राइट। उसमें भी सिर्फ बुक की वैल्यू एंड फर्नीचर की वैल्यू थी जो मैंने एसेट्स में लिखी है, उसकी वजह से मुझे डेप्रिसिएशन इनडायरेक्टली मिल गया, राइट। तो यहाँ पर लिखते वक्त मैंने डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दिया, तो टेबल का काम हो गया। अब चलते हैं उसके नीचे दी हुई एडजस्टमेंट नंबर 2। तो एडजस्टमेंट 2 में वो क्या कह रहे हैं, एडजस्टमेंट 2 में कह रहे हैं 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, राइट। तो डोनेशंस में से 60% डोनेशन वो कह रहे हैं बिल्डिंग फंड का है एंड बाकी का डोनेशन इज टू बी कंसिडर एज रेवेन्यू, मतलब वो इनकम में ही रहेगा। तो डोनेशन की एंट्री सबको इनकम में दिख रही है क्या, 7 लाख रुपीस का। तो मैं कैलकुलेट करूंगा, 7 लाख का 60% बन गया 4,20,000, 7 लाख का 60% बन गया 4,20,000, तो उस 4,20,000 को मैं अपने डोनेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा एज माइनस बिल्डिंग फंड 7 लाख माइनस 4,20,000, तो बाहर बचेंगे 2,80,000। तो जो डोनेशन 280 बाहर बचा दैट इज रेवेन्यू। तो वही वो कह रहे हैं कि 60% बिल्डिंग फंड का है, बचा हुआ रेवेन्यू यानी कि इनकम में रखो, तो वो ऑटोमेटिकली इनकम में बच गया, राइट। अब जो मैंने 4,20,000 बिल्डिंग फंड के नाम से डोनेशन से कट किया, मैं वो डोनेशन या बिल्डिंग फंड से डोनेशन से निकालूंगा एंड बिल्डिंग फंड में नीचे लायबिलिटीज में ऐड करूंगा। तो लायबिलिटी में मैं लिखूंगा प्लस डोनेशंस, इनर कॉलम में 4,20,000, तो ऑलरेडी मेरे पास बिल्डिंग फंड था 8,27,000, उसमें मैंने डोनेशंस ऐड कर दिए 4,20,000, तो 8,27,000 प्लस 4,20,000 टोटल मेरी बिल्डिंग फंड की टोटल बाहर आई 12,47,000। यहां तक क्लियर है। तो मैंने सिंपल क्या कहा, उन्होंने एडजस्टमेंट में क्या कहा है कि डोनेशन में से 60% डोनेशन इज फॉर बिल्डिंग फंड। तो मैंने डोनेशन से पहले 60% सब्ट्रैक्ट किए एंड जो वहां से 60% सब्ट्रैक्ट किए 4,20,000 वो मैंने बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिए एंड मेरा बिल्डिंग फंड अब बाहर बच रहा है 12,47,000। तो यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 सॉल्व हो गई, सिंपल एडजस्टमेंट थी। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पर। थर्ड एंड लास्ट एडजस्टमेंट वो दे रहे हैं आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी ₹70,000। वेरी सिंपल, ऑफिस स्टाफ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो वेर इज माई ऑफिस स्टाफ सैलरी, मैंने खर्चे में लिखा हुआ है ऑफिस स्टाफ सैलरी कितने की है 8,55,000। अब वो कह रहे 8,55,000 में से 70,000 इज आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, तो मैं सैलरी में ऐड करूंगा। नॉर्मली हम आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वही मैं कर रहा हूं, यहां पर ऐड कर रहा हूं प्लस आउटस्टैंडिंग 70,000। तो 8,55,000 प्लस 70 मेरी टोटल बाहर बचेगी 9,25,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा आउटस्टैंडिंग है मतलब सैलरी देना बाकी है, तो देना बाकी मतलब लायबिलिटी, तो सेकंड इफेक्ट आएगा ऑन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी, कितनी आउटस्टैंडिंग थी 70,000 टुवर्ड्स द आउटर कॉलम। तो यहां पर हमारा थर्ड एडजस्टमेंट का भी डबल इफेक्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ की सैलरी ऑफिस स्टाफ की सैलरी में ऐड कर दिया एंड लायबिलिटी में लिख लिया, मतलब यहां पर हमारे तीनों यानी कि सारे एडजस्टमेंट हो गए। सो वी आर डन विद द एडजस्टमेंट। यहां पर हैशटैग वगैरह कुछ नहीं था, पिछले साल की बैलेंस शीट ही नहीं थी, तो हैशटैग का सवाल ही नहीं आता। तो हमने सिंपली क्या किया, पहले क्वेश्चन पढ़ा, राइट, फिर नेसेसरी टिक मार्क्स किए, फिर मैंने रिसिप्ट साइड के आइटम पोस्ट किए, फिर मैंने पेमेंट साइड के आइटम पोस्ट किए, फिर मैंने जो दिया हुआ टेबल था आपको नीचे एज एडजस्टमेंट्स उन्हें कंसिडर किया, फिर सेकंड एंड थर्ड एडजस्टमेंट हमने सॉल्व की। तो अब हमारा सिंपल काम क्या है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे, राइट। तो मैं फिर से आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्लोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट को टैली करो, ये आपको करना है नेक्स्ट 5 मिनट में, राइट। टैली होने के बाद अगर टैली हुआ तो वेरी गुड, फिर से वीडियो का अगला पार्ट देखो, अगर टैली नहीं हुआ तो भी वीडियो का अगला पार्ट देखो, राइट। तो मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो एंड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करो। चलो, तो सबने अपना अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज किया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करने पर सबको डेफिसिट मिलना चाहिए 4,15,000। कैसे, तो फिर से बैलेंसिंग फिगर, एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, इनकम साइड छोटी है, तो मैंने डिफरेंस इनकम में लिखा एज बाय डेफिसिट 4,15,000, राइट। दोनों तरफ की टोटल 28,26,000 आनी चाहिए, राइट। तो डेफिसिट अब मैं उठाऊंगा एंड बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करूंगा। तो ऑलरेडी मेरा कैपिटल फंड दिख रहा है 6,71,000, उसके नीचे में लिखूंगा माइनस डेफिसिट 4,15,000। तो 6,71,000 माइनस 4,15,000, बाहर मेरा कैपिटल फंड बचा 2,56,000। तो सबका कैपिटल फंड तक हो गया, या डेफिसिट माइनस किया कैपिटल फंड से, तो कैपिटल फंड सबका 2,56,000 बाहर
आ रहा है। अब हम फाइनली क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करेंगे। तो बैलेंस शीट को टैली करने पर मेरी बैलेंस शीट टैली हो रही है 15,73,000। कितने पे टैली हो रही है, लायबिलिटी में 15,73,000, एसेट्स में भी 15,73,000। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का भी बैलेंस शीट टैली हुआ। तो उन्होंने पूछा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, मैंने दोनों बनाया। मैंने पहले डेफिसिट निकाला, उसे कैपिटल फंड में एडजस्ट किया एंड बैलेंस शीट टैली की। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट हुआ। कल हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 या एग्जाम्पल नंबर 19 भी आपको पूरा सॉल्व करना है खुद से, राइट, स्टार्ट टू एंड। वो भी हमने अब तक जितने सम सॉल्व किए हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन है, मतलब उसमें कोई भी नया आइटम नहीं है। वी हैव डन उस प्रकार के सम ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका पूरा बनना चाहिए। ये अगर आप देखोगे तो आपके सॉल्व एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन है, बट हमारे लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल नहीं, अभी भी हमें कुछ और 6-7 सम्स आगे सॉल्व करने हैं, राइट। तो आपका होमवर्क क्या है कि अगला क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 19 आपको एज अ होमवर्क स्टार्ट टू एंड पूरा सॉल्व करना है। उसे पढ़ो, एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क करो। अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। वहां पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, फिर से नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको 3 कॉलम दिए हैं, पर्टिकुलर्स, पिछले साल की वैल्यूज एंड इस साल की वैल्यूज। जैसे अभी हमने सॉल्व किया उसी प्रकार से आपको उसको कंसिडर करना है, राइट। बाकी और कुछ नहीं दिया है, सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये 3 कॉलम्स दिए हैं। तो ये आपका सबका बनना चाहिए, राइट। इट शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व दिस सम। ये आपका बना, वेरी गुड, राइट। इसमें मेजर पार्ट क्या है, इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो ऑलरेडी हमने पहले वाले सम्स में देखा हुआ है। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन पे 4 एडजस्टमेंट्स है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है प्लस इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल एडवांस था, इस साल का भी एडवांस है। तो उसका मैं आपको टिप बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग हम नॉर्मली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो इस साल अगर आउटस्टैंडिंग है तो हम ऐड करते हैं, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग हम सबट्रैक्ट करेंगे, राइट। एडवांस हम क्या करते हैं, नॉर्मल केस में एडवांस हम माइनस करते हैं, तो पिछले साल का एडवांस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये टिप आपके काम में आएगी, तो इसे यूज करो एंड ये वाला क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 19 सॉल्व करो। अगेन दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं या और एक टिप दे रहा हूं, जो पिछले साल की वैल्यूज थे उनका एक ही इफेक्ट दे दो, उसका डबल इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। बट जो इस साल के एंड वाली वैल्यूज है उसका डबल इफेक्ट दे दो, राइट। इज इट क्लियर। तो इसमें देखोगे तो इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये ऑलरेडी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन किया हुआ है, तो आपसे भी ये क्वेश्चन बनना चाहिए, राइट। तो मिलते हैं कल विथ योर सॉल्यूशन। तो कल आने के बाद फिर से मैं 19th क्वेश्चन डिस्कस करूंगा स्टार्ट टू एंड, उसे सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका काम है 19th क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड सॉल्व करना। व्हेन आई एम सेइंग सॉल्व इट, तो आपको जेन्युइन एफर्ट्स डाल के उसे सॉल्व करना है, राइट। मेरे कल के लेक्चर के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्व ऑन योर ओन, पुट योर ओन एफर्ट्स, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, मिलते हैं कल हम ये वाला सम यानी कि 19th एग्जाम्पल हम डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय।